हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉग का लेक्चर नंबर 2। और आज हम बात करेंगे फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके साथ साथ हमारा जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वाले लेक्चर में हम फ्रॉग के जितने भी पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो बेटा, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत हद तक एक जैसा ही है। दोनों में जो फ्लूइड है वो भी सेम है और जो सेल्स है वो भी एक जैसी है। तो अगर हमारे फ्लूइड की बात करें तो हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसमें मेन क्या है, ब्लड। तो फ्रॉग के पास भी ब्लड प्रेजेंट है। और फिर ब्लड के दो पार्ट, एक तो प्लाज्मा और दूसरा उसके सेल्स यानी कि कॉर्पसल्स। तो यहाँ पर हमने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक है उसका प्लाज्मा और दूसरा है कॉर्पसल्स। अब बेटा, जो कॉर्पसल्स है फ्रॉग के पास तीन टाइप के। सबसे पहला आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आरबीसी को। तो बेटा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और ये रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो इस आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है कि बेटा, जैसे हमारा आरबीसी राउंड शेप का होता है और बाई कॉनकेव होता है, फ्रॉग का आरबीसी अपोजिट है। फ्रॉग का आरबीसी ओवल शेप का होगा और बाई कॉन्वेक्स होगा। तो इसका शेप ओवल है और बाई कॉन्वेक्स। हमारे मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पर फ्रॉग के आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारा आरबीसी कैसा है, ई न्यूक्लिएटेड, और फ्रॉग का आरबीसी होगा न्यूक्लिएटेड। देखो, जब भी फ्रॉग को पढ़ रहे हो तो खुद से कंपेयर करते हुए चलो, इजी हो जाएगा इसको याद करना। तो फ्रॉग का आरबीसी कैसा हो गया है, न्यूक्लिएटेड। फिर नेक्स्ट है कि हमारे आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो गैसेस को कैरी करता है, ठीक है। उसी तरह इसके पास भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। अब बेटा, व्हाइट ब्लड सेल का एक और नाम है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट। अब बेटा, डब्ल्यूबीसी का काम होता है बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बॉडी को, किसी भी बैक्टीरिया, किसी फॉरेन पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, इम्यूनिटी मेंटेन करना बॉडी की, या बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ताकि बॉडी को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। किससे, किसी भी पैथोजन से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लेटलेट्स। अब फ्रॉग के केस में प्लेटलेट्स कहना ज्यादा सही नहीं रहेगा, पर एनसीईआरटी ने कहा है तो हम भी इसी को लेके चल रहे हैं। पर इससे ज्यादा सही टर्म रहता है यहाँ पर स्पिंडल सेल्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे थ्रोम्बोसाइट्स हम यहाँ पे लिख देंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब बेटा, जैसा कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं कि जब भी ब्लड लॉस होता है तो वहां पर ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर भी जो ये प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगी। तो हेल्प इन क्लोटिंग। तो ये हमारे पास फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स हो गए, किसमें ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड के दो पार्ट, पहला प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स तीन टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनका अलग दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, फिर ल्यूकोसाइट, फिर नेक्स्ट हमारे पास थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी कैसा है, इसके पास ओवल शेप का है और बाय कॉन्वेक्स, और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग करना, ब्लड को बहने से रोकना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हार्ट की। अब बेटा, इसका हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा समझने वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और इससे नीट में क्वेश्चन आया है, पिछले साल भी आया है और इस साल भी आया है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे यहाँ पर हम इसको देखना है। तो इसको ऐसा इमेजिन करो कि इसके हार्ट के दो पार्ट है, एक ये आगे और दूसरा पार्ट इसके पीछे। जो आगे वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे वेंट्रल साइड, और जो पीछे है वो इसका डोर्सल साइड, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेंट्रल और ये हो गया इसका डोर्सल। बेटा, इसका जो डोर्सल वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से बनाया है, और जो इसका वेंट्रल वाला पार्ट है वो यहाँ पर हमने रेड कलर से बनाया। तो दोनों को एक एक करके देखेंगे। पहले बात करते हैं इसके हम डोर्सल साइड की। तो यहाँ डोर्सल साइड में ये जो चैम्बर दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं साइनस वेनोसस। अब इस साइनस वेनोसस में क्या होता है कि फ्रॉग की अपर बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फ्रॉग की लोअर बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर
ये ऊपर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और नीचे से भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वो ब्लड यहाँ पर आके इकट्ठा हो रहा है किसके अंदर, साइनस वेनोसस के अंदर। फिर नेक्स्ट है, ये तो डोर्सल वाला पार्ट हो गया जिसमें ब्लड आ रहा है। अब ये हो गया इसका वेंट्रल पार्ट। इस वेंट्रल पार्ट को हम हमारे हार्ट की तरह ट्रीट करके देखते हैं कि यहाँ पर राइट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम और नीचे होगा वेंट्रिकल। फ्रॉग 3 चैम्बर्ड हार्ट का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें दो तो एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। यहाँ पर एट्रियम, यहाँ पर भी एट्रियम, इधर राइट वाला और इधर लेफ्ट वाला, और नीचे हो गया वेंट्रिकल। इसके जस्ट पीछे जुड़ा हुआ है कौन, साइनस वेनोसस, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आते हैं। बेटा इसके साइनस वेनोसस में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है जो ओपन किस में हो रहा है, इसके जस्ट आगे वाले चैम्बर में, और इस लोकेशन पे जस्ट आगे प्रेजेंट होगा इसके राइट एट्रियम। तो यहाँ पर देखिए ये जो ओपनिंग थी हमने इस डायग्राम में देखी उसको इधर भी शो कर दिया है। और यहाँ पर ये जो चैम्बर है ये है राइट एट्रियम, यानी कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी का वो पहले जाएगा साइनस वेनोसस में, फिर साइनस वेनोसस में एक ओपनिंग है, वो ओपनिंग किस में ओपन हो रही है, वो जाके ओपन हो रही है राइट एट्रियम में, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है राइट एट्रियम के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना लिया, ठीक। अब बेटा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एट्रियम से मूव करेगा वेंट्रिकल में, तो ये एट्रियम से आ गया वेंट्रिकल के अंदर, ये हमारे पास वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया है किसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड की। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसके लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेटा लंग्स से जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो ये लंग्स से ब्लड निकला जो है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ इसके राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर मूव करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक पल्मोनरी वेन ये रही और दूसरी पल्मोनरी वेन ये रही, यानी कि दोनों लंग्स से आ रही है और दोनों की दोनों आके ओपन हो रही है इस वाले चैम्बर के अंदर। यहाँ पर ये दोनों ओपन हो रही है। तो बेटा ये चैम्बर कौन सा है, ये चैम्बर है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद वो भी कहाँ मूव करेगा, वेंट्रिकल के अंदर। एक बार वापस इसको रिकैप करते हैं। पहली चीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर गया, साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस में एक ओपनिंग है जो किस में जाके ओपन हो रही है, राइट एट्रियम में। ब्लड आ चुका है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, इसके वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड की। तो इसके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। और कहां पर उसको डाल रही है, तो उसको डाल रही है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में आ गया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। दोनों ब्लड मूव कर रहे हैं किसमें, वेंट्रिकल के अंदर। अब बेटा जब डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड साथ में आएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट है मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये मिक्स्ड ब्लड। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जितना भी ब्लड वेंट्रिकल में प्रेजेंट है इसको वापस बॉडी तक भेजना है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स तक इसको भेजना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें हम कहेंगे कॉनस आर्टेरियोसस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कॉनस आर्टेरियोसस। अब कॉनस आर्टेरियोसस से क्या होगा कि ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये इसमें मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि हार्ट कांटेक्ट करेगा और ये ब्लड इसके अंदर जाएगा। अब बेटा ब्लड इसमें जा रहा है और इसमें जाते हुए ब्लड दो यहाँ पर, ये जो हमारे पास कोनस आर्टेरियोसस है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, तो ब्लड भी यहाँ पर डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से एक ब्रांच तो जा रही है लंग्स की तरफ और एक ब्रांच जा रही है हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ, ठीक है। हमारे क्या मतलब, फ्रॉग के बॉडी पार्ट्स की तरफ। अब देखिए जो ब्लड गया था कॉनस आर्टेरियोसस में वो कैसा था, मिक्स्ड ब्लड, यानी कि उसमें CO2 भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब ये जो दो ब्रांचेस यहाँ पर डिवाइड हुई है, एक ब्रांच लंग्स की तरफ गई है, यानी कि जो मिक्स्ड ब्लड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड में। एक ब्रांच गई है इसके बॉडी पार्ट्स की तरफ, यानी कि वहां पर वापस गैसेस का एक्सचेंज होगा
बॉडी टिश्यू से CO2 ब्लड में, और जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था वो टिश्यू के पास। यानी कि अब यहाँ पर ब्लड वापस कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड वापस कहाँ पे आएगा, साइनस वेनोसस के अंदर। तो ये हमारे पास फ्रॉग के अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ये हो गया है। फिर नेक्स्ट मेन चीज यहाँ पर यह है कि फ्रॉग जो है इसके पास 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कैसा हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है फ्रॉग के पास। और इसका जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। अब मायोजेनिक का मतलब क्या है, तो बेटा हार्ट दो टाइप के होते हैं। पहला तो वो जिसकी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन या फिर जो इम्पल्सिस है उसका जो बीट करना है वो कौन कंट्रोल कर रहा हो, कोई न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। हमारे ब्रेन से न्यूरॉन जा रहा है और उसको बीट करवा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास न्यूरोजेनिक हार्ट। फिर नेक्स्ट है मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट ऐसा है जो खुद से बीट करता है। ठीक है, उसको किसी इम्पल्स की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल इम्पल्स की, वो खुद से बीट कर सके। ऐसे हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक या फिर ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल। हमारा हार्ट भी मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। तभी तो जैसे कि हमारी बॉडी से अगर हम हार्ट को बाहर भी निकाल दें तो कुछ टाइम तक बीट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि इम्पल्स खुद से प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो हो गया मायोजेनिक। अब जो हमने यहाँ पर ये देखा है कि कैसे ब्लड किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इसको एक बार हम फ्लो डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि फ्रॉग का जो बॉडी पार्ट है उनसे ब्लड आ रहा है। ब्लड कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी का कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, इसके साइनस वेनोसस में। तो ये साइनस वेनोसस के अंदर ब्लड आ गया। अब नेक्स्ट है कि साइनस वेनोसस में एक ओपनिंग है, जो ओपनिंग किस में जाके ओपन हो रही है, इसके राइट एट्रियम में। तो यहाँ से ब्लड चला गया इसके राइट एट्रियम में। और बेटा राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, इसके वेंट्रिकल में। ये पहला हो गया किसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड की। तो ऑक्सीजनेटेड कहां से जाएगा, इसके लंग्स से। तो इसके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इसके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से भी ये ब्लड कहां पर जाएगा, इसके वेंट्रिकल में। ठीक। अब बेटा जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड वेंट्रिकल में आके मिक्स हो चुके हैं, तो मिक्स होने के बाद क्या होगा कि वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेंट्रिकल करेगा हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जाएगा इसके कॉनस आर्टेरियोसस के अंदर। कॉनस आर्टेरियोसस। ठीक, ब्लड गया इसके कॉनस आर्टेरियोसस के अंदर। अब नेक्स्ट हमने कहा था कि कॉनस आर्टेरियोसस ऊपर जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक ब्रांच तो ब्लड को लेके जा रही है बॉडी पार्ट तक, और जो दूसरी ब्रांच है वो ब्लड को लेके जा रही है इसके लंग्स तक। ठीक, तो यहाँ पर लेबल भी कर देते कि कहाँ पर कौन सा ब्लड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड। और जब वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर ब्लड कैसा है, मिक्स्ड ब्लड। कौन सा ब्लड वेंट्रिकल से पंप हुआ, तो ये भी कौन सा है, मिक्स्ड ब्लड। और जो ब्लड बॉडी पार्ट्स और लंग्स तक गया है वो भी कैसा होगा, मिक्स्ड ब्लड। अब ये मिक्स्ड ब्लड जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, लंग्स से किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड के अंदर। और बॉडी पार्ट्स किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर। तो ये हमारे पास पाथ हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर सकते हो। जैसे लंग्स है तो लंग्स से इस ब्लड को लेके जा रहा है कौन, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन से जा रहा है ये किसके अंदर, हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से वापस वेंट्रिकल। तो आप चाहो तो बीच में इसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास पूरा पाथ हो गया कि ब्लड कहां से कहां पर मूव कर रहा है। आगे चलते हैं फ्रॉग के नर्वस सिस्टम पे। अब बेटा फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को वही हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसकी बॉडी के सेंटर का पार्ट है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड, वो तो क्या होगा, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही है पेरीफेरी में, वो हो गया इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और फिर है इसका इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी कि इसके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल करने वाला कौन हो गया, ऑटोनोमिक
नर्वस सिस्टम। तो एक एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसा कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकल रही है वो किसको बना रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही है उन्हें हम कह रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो इसके स्पाइनल कोड से नर्व्स निकल रही है उन्हें हम कह रहे हैं स्पाइनल नर्व। इनके नंबर की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉग के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स है इनका नंबर होता है 10 पेयर्स। ठीक है, फ्रॉग बेसिकली हम अभी राणा टिग्रीना की बात कर रहे हैं, तो राणा टिग्रीना के अंदर कितने हैं, 10 पेयर्स। और फिर स्पाइनल नर्व की बात करें तो बेटा जनरली फ्रॉग के अंदर होते हैं 10 पेयर, पर राणा टिग्रीना के अंदर होते हैं 9 पेयर। अब ये थोड़ा आउट चले गए हम, इतना डिटेल में वो नहीं पूछता, पर तब भी देख लीजिए किसके अंदर प्रेजेंट है 9 पेयर्स। अगर वो सिर्फ पूछे फ्रॉग तो आपको देना है 10 पेयर, एम्फीबियन तो भी 10 पेयर, पर पूछ ले राणा टिग्रीना तो वहां पर 9 पेयर्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है कि ये इसके हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। और मेन चीज ये कि दोनों के दोनों सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, यानी कि एक अगर किसी काम को करवाता है तो दूसरा उसे रोकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिटली वर्क करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है इमरजेंसी के टाइम पे, वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक है ये काम करता है रिलैक्सिंग मोड के टाइम पे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। इसको इस तरह से मानिए कि जैसे अभी आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या होगा कि बॉडी से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे, ठीक है, डाइजेशन होगा, धीरे धीरे काम चलता रहेगा। इस टाइम पे आपकी बॉडी जो है रेस्टिंग कंडीशन में, यानी कि कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक। पर मान लीजिए अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी से जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे थे, जो डाइजेशन का प्रोसेस था वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिव हो गया है। तो पैरासिम्पैथेटिक तो डाइजेशन करवा रहा था, रेस्टिंग कंडीशन में था, पर जैसे सिंपैथेटिक एक्टिव हुआ आपके वो प्रोसेसेस बंद हो गए। तो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अपोजिट वर्क कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। तो ये हमारे पास इसके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं इसके ब्रेन के पार्ट्स की। तो बेटा जैसे हमारा जो ब्रेन है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मिड ब्रेन, फिर उसके आगे फोर ब्रेन और उसके पीछे हाइंड ब्रेन। तो इसके को भी हम ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फोर ब्रेन के पार्ट्स की। तो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अब नाम ही बता रहा है ऑल्फैक्टरी, यानी कि किससे रिलेटेड है, स्मेल से। फिर नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी लोब के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं इसके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारे पास कितने होते हैं, दो, इसके पास भी प्रेजेंट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फिर नेक्स्ट है तो बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पीछे प्रेजेंट है इसके पास डाइंसिफिलॉन। यहाँ पर जैसे कि ये दो ऑप्टिक लोब्स है, ये दो ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स के और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है कौन, डाइंसिफिलॉन। तो ये जो ऊपर के हमारे पास तीन पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डाइंसिफिलॉन, तीनों पार्ट है इसके फोर ब्रेन के। ये तीनों इसके पार्ट है किसके, फोर ब्रेन के। और बेटा जो इसका ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक यानी किससे रिलेटेड है, आई से। तो यहाँ पर जो इसका ये ऑप्टिक लोब है ये किसमें प्रेजेंट है, ये इसके मिड ब्रेन का पार्ट है। अब नेक्स्ट बचा इसका सेरिबेलम, और लास्ट में है इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया इसका सेरिबेलम, और सेरिबेलम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बेटा जो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा है
ये दोनों पार्ट है इसके हाइंड ब्रेन का, ठीक है, ये दोनों इसके पार्ट है किसके, हाइंड ब्रेन। तो हमने इसके ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डाइनसेफेलो। फिर इसके मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिक लोब, और फिर इसके हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बेटा ये इसका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके जस्ट नीचे, यानी फिर हम बात करें इसके जो सिर है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक ओपनिंग। इस ओपनिंग से पास हो रही है इसकी स्पाइनल कोड। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है इसका नाम है फोरामेन मैग्नम, हमारे पास भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसका नाम है फोरामेन मैग्नम, यहाँ पर ये हो गया फोरामेन मैग्नम। और इस फोरामेन मैग्नम से कौन निकल रही है, स्पाइनल कोड। ये है हमारे पास स्पाइनल कोड। मैं एक मिनट साइड में हो जाता हूँ, देख लीजिए कि ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डाइनसेफेलॉन, ऑप्टिक लोब, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर नेक्स्ट स्पाइनल कोड। ऊपर के जितने भी है ब्रेन का पार्ट है, उस नीचे फोरामेन मैग्नम से निकल रही है कौन, इसकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इसका नर्वस सिस्टम भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं। अब बेटा जो इसका सेंसरी ऑर्गन है, तो देखो इसके पास आईज और जो ईयर्स है वेल डेवलप्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आईज और ईयर्स दोनों के दोनों वेल डेवलप्ड। फिर नेक्स्ट है किसके जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि टच के लिए, स्मेल के लिए, या फिर टेस्ट के लिए, लिख देते हैं इसे भी, सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट। तो ये बने हुए सेलुलर एग्रीगेशन। सेलुलर एग्रीगेशन क्या, ये सिर्फ कोई नर्व्स है या फिर न्यूरॉन्स है, डायरेक्ट सेल से अटैच्ड है, और वो न्यूरॉन्स जाके किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रेन से। तो हम इसे कहेंगे सेलुलर एग्रीगेशन। यहाँ पर सेलुलर एग्रीगेशन है अराउंड नर्व एंडिंग। कैसे, इसको भी बना के देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है इसका ब्रेन, ठीक है, ये इसका ब्रेन हो गया। और बेटा इस ब्रेन से निकल रहे हैं ये न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स, ठीक, एक ही बना लेते हैं इतने ही। और इसके एंडिंग में प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास ये सेल्स। तो देखिए कि सेल्स का बस एग्रीगेशन हो रहा है कहाँ पर, नर्व की एंडिंग पे। यही क्या है, इसके सेंस की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि इसके सेंस ऑर्गन्स की तरह काम कर रहे हैं। टच, स्मेल, टेस्ट, इन सब में ये हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके आईज की। तो बेटा इसके स्कल में ना एक सॉकेट होता है, ठीक है, इसके स्कल में से सॉकेट प्रेजेंट है जहां पर इसकी दोनों आईज प्रेजेंट है। अब इसकी जो दोनों आईज है वो सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। सिंगल यूनिट का मतलब कि जब भी किसी को देखता है और उसकी इमेज फॉर्म करता है, तो इमेज एक सिंगल पीस में बनती है, टुकड़ों में नहीं बनती। यानी कि दोनों आंखें एक साथ काम कर रही है, कोई भी टुकड़ों में इमेज नहीं बन रही है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर इसके ईयर की, तो देखो इसमें पिन्ना एब्सेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी एब्सेंट है। कहां से इसका ईयर स्टार्ट हो रहा है, टिम्पेनम से, ठीक है। तो इसके ईयर में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर प्रेजेंट है टिम्पेनम। और क्या एब्सेंट होगा, पिन्ना एब्सेंट होगा, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एब्सेंट होगी। टिम्पेनम से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके इंटरनल ईयर में जैसे कि हमारे पास क्या तीन बोन्स प्रेजेंट है, मैलस, इनकस और स्टेपिस। इसके पास सिर्फ सिंगल बोन प्रेजेंट है, सिंगल ऑसिकल प्रेजेंट है, जिसे हम कह रहे हैं कॉल्यूमेला। तो टिम्पेनम है और कॉल्यूमेला है। फिर इसके बाद प्रेजेंट है इसका इंटरनल ईयर। अब इंटरनल ईयर में देखो दो काम करता है इसका इंटरनल ईयर। पहला तो इसका जो इंटरनल ईयर है
वो हियरिंग में हेल्प कर रहा है, और दूसरा बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है। अब बेटा ऐसा ऑर्गन जो हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों में हेल्प करे, ऐसे को हम कहते हैं स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन। स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन। देखो स्टेटो मतलब क्या, बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा, अकोस्टिक यानी कि हियरिंग। तो ऐसा ऑर्गन जो हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों करे उसे हम करें स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन। तो ईयर की बात वापस करते हैं कि इसके ईयर में पिन्ना एब्सेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी एब्सेंट है, टिम्पैनम से ईयर स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट इसके पास कितने ऑस्टिकल प्रेजेंट है, सिंगल। नाम क्या है, कॉल्यूमेला हमारे। और अगर इस कॉल्यूमेला को हम कंपेयर करें तो किस कौन सी वाले ऑस्टिकल की तरह होगा, स्टेपिस की तरह, यानी कि कॉल्यूमेला स्टेपिस की तरह है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंटरनल ईयर की। तो इंटरनल ईयर के दो काम हो गए, हियरिंग और दूसरा बैलेंसिंग। तो ऐसा ऑर्गन जो हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों करे उसे हम कहते हैं स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन। ये इसके हमने सेंस ऑर्गन्स की बात कर ली। और इसकी आइज का प्रेजेंट है, इसके आई सॉकेट में। कहाँ प्रेजेंट है इसके, जैसे कि इसका स्कल होगा, या फिर हम बात करें इसका जो है अपर जो, अपर जो में ऊपर की साइड में दो सॉकेट प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर इसकी आइज प्रेजेंट है। और जो आइज है सिंगल यूनिट की तरह काम करी, यानी कि सिंगल इमेज का फॉर्मेशन करती है, इमेज टुकड़ों में नहीं बनती। तो बेटा आप बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, वापस ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। तो बेटा ह्यूमन में जैसे कि स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो यहाँ पर भी स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये पहला पॉइंट है, ये याद रखना है। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है किडनी। जैसे हमारे पास वन पेयर ऑफ किडनी होती है, तो इसके पास भी वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ इधर एक किडनी हो गई और दूसरे साइड पे दूसरी किडनी। बेटा हमारी किडनी के ऊपर लगे रहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पर भी एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है, पर किडनी के ऊपर नहीं है, ऐसे एक स्ट्राइप की फॉर्म में चल रही है। तो यहाँ पर ये हो गया एड्रेनल कैनाल। अब बेटा किडनी से जस्ट, जैसे मान लो अगर ये किडनी है तो इस किडनी से जस्ट ऐसा अटैच होके रहेगा कौन, टेस्टिस। तो यहाँ पर हो गई ये इसके टेस्टिस। टेस्टिस भी कितने हैं इसमें, वन पेयर। अब जैसे कि ये टेस्टिस थे और ये इसकी किडनी थी, टेस्टिस को किडनी से अटैच करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फाइबर्स चाहिए, या फिर मुझे कुछ ऐसे टिश्यूज चाहिए जो इनको कनेक्ट करके रखे। तो यहाँ पर जो ये टिश्यूज है इन्हें हम कहते हैं मीजोरकियम। मीजोरकियम। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं, जो टिश्यूज है, ये क्या है, मीजोरकियम। इनका काम क्या है, टेस्टिस को किडनी से अटैच करके रखना। तो ये इधर भी प्रेजेंट है और इधर की साइड भी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है कि इस किडनी के ऊपर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि ये किडनी और इस किडनी के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। बट इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फैट बॉडीज। तो ये हो गए फैट बॉडीज, इधर भी और दूसरी साइड भी प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट कि किडनी में क्या होता है कि जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है, ब्लड के अंदर से जितने भी इम्प्योरिटीज है उनको निकाला जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन को कौन लेके जाता है, यूरेटर। तो यहाँ पर भी जैसे किडनी है, किडनी से यहाँ पे ये डक्ट निकल रही है, जो ट्यूब निकल रही है, इसे हम क्या कह रहे हैं, यूरेटर। क्या कर रहा है, ये यूरिन को लेके जा रहा है, अभी बस यूरिन, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, यूरिन को लेके जा रहा है। यूरिन को कहाँ लेके जाएगा, कि फ्रॉग में तो एक कॉमन ओपनिंग होती है, वहीं पे इसका यूरिन भी आएगा, इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी आएगा, इसके गैमेट्स भी वहीं पे आएंगे। तो बेटा उस जो कॉमन ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोइका। तो ये जितना भी ओपनिंग है सब क्लोइका में जाके ओपन होगी। तो यूरेटर भी जाके कहाँ पे ओपन हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में, जिससे हम कह रहे हैं क्लोइका। और यहाँ पर प्रेजेंट है इसका यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जैसे यूरिन आएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर यूरिनरी ब्लैडर से वापस उसको क्लोइका में लेके आया जाएगा, और क्लोइका से बाहर, यानी कि क्लोइका की ओपनिंग से बाहर। अब ये जो क्लोइका है इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं क्लोइकल एपर्चर। क्लोइकल एपर्चर, ठीक है। तो एक बार वापस समझो, किडनी, किडनी से जुड़ा हुआ है कौन, टेस्टिस। कौन से टिश्यू की हेल्प से, मेसोरकियम की हेल्प से। कितनी किडनी है, दो। कितने टेस्टिस है, दो। फिर नेक्स्ट है कि इसकी किडनी पे यहाँ पर एक
ऐसे कैनाल जैसे निकल रही है, जिसे हम क्या करें, एड्रिनल कैनाल, ठीक है, इस टाइप से लगी हुई है। इसकी किडनी के ऊपर ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले जिन्हें हम कह रहे हैं फैट बॉडीज। किडनी के अंदर क्या चल रहा है, फिल्ट्रेशन किसका, ब्लड का, तो क्या बनेगा, यूरिन। यूरिन जो है किडनी से होता हुआ निकलेगा, एक डक्ट उसे लेके जा रही है कहां पर, क्लोएका में। डक्ट का नाम क्या है, यूरेटर। और क्लोएका में जब वो यूरिन गया तो किस में स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। फिर यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो यूरिन उससे बाहर आएगा और क्लोएका से होते हुए बॉडी के बाहर। ओपनिंग का नाम क्या है, क्लोइकल अपर्चर। तो ये एक साइड तो हमने देख लिया इसमें कि कहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन को कौन लेके जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, यानी कि कहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म किस तरीके से यूरेटर से होता हुआ क्लोइका में पहुंच रहा है। तो इधर देखिए, यहाँ पर जो ये येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं टेस्टिस के अंदर, इन्हें हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ह्यूमन के अंदर भी स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पर भी कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद अभी कहाँ पर है ये, टेस्टिस में। टेस्टिस से मूव करेंगे किडनी की तरफ। तो यहाँ पर कुछ डक्ट्स है जो स्पर्म को किडनी की तरफ लेके जा रही है, फिर मैं कहूँ किडनी में ही लेके जा रही है। तो बेटा ये जो डक्ट्स है इन्हें हम कह रहे हैं यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया। ये जो छोटी छोटी यहाँ पर हमने डक्ट्स बना रखी है, इनका नाम है वासा इफ्रेंशिया। कितनी होंगी, तो ये होंगी अराउंड 10 से 12, ठीक है, 10 to 12 होंगी। और ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस में प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने स्पर्म, स्पर्म को लेके जा रही है कौन, वासा इफ्रेंशिया। कहां पर लेके जा रही है, किडनी के अंदर, ठीक है, क्योंकि भाई टेस्टिस तो ऐसे बाहर अरेंज है, उसको किडनी के अंदर लेके जाना है। अब जब किडनी के अंदर लेके जा रहा है तो वहां पर आती है कैनाल, जिसे हम कहते हैं बिडर्स कैनाल या फिर बाइडर्स कैनाल। बाइडर्स कैनाल, ये रही वो कैनाल। अब बेटा जितने भी स्पर्म थे इस बाइडर्स कैनाल में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्पर्म बनना स्टार्ट हुए थे और कहां पर पहुंच गए, इधर इसके बाइडर्स कैनाल के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे हमारे नेफ्रॉन में क्या होता है कि ऊपर बाउमेन कैप्सूल, फिर उसके नीचे पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर सिर्फ बाउमेन कैप्सूल को रखो और कलेक्टिंग डक्ट को रखो, बीच का सारा पार्ट हटा दो। कैसा स्ट्रक्चर बनता है वो भी मैं ये टॉपिक होने के बाद बताऊंगा। पर हमने क्या कहा कि बाउमेन कैप्सूल है और डायरेक्ट यहाँ पर ये लगा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो जो स्पर्म आया है बाइडर्स कैनाल में, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और फिर यूरेटर से होता हुआ क्लोइका में जाएगा। तो ये बाइडर कैनाल से ये स्पर्म आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है ये कलेक्टिंग डक्ट कह लो या फिर कलेक्टिंग ट्यूब कह लो, और हम कलेक्टिंग डक्ट कह देंगे, ठीक है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में ये जो स्पर्म आ चुका है, कलेक्टिंग डक्ट किस में ओपन हो रही है, इस यूरेटर के अंदर। और यहाँ यूरेटर में ओपन होने के पहले एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल। अब सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है, अपना सिक्रीशन देगी किसके साथ, स्पर्म के साथ। तो सेमाइनल वेसाइकल ने भी अपना सिक्रीशन दे दिया। अब स्पर्म सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन मूव कर रहे हैं आगे किसके होते हैं, किसके साथ, यूरेटर के साथ। तो यहाँ पर अब बेटा ये जो यूरेटर था यूरिन को भी लेके जा रहा है, साथ में जो स्पर्म आया उसको भी लेके जा रहा है। तो ये दोनों को पास कर रहा है अपने अंदर से। तो ये ऐसा ट्रैक्ट हो गया जिसमें यूरिन और जेनाइटल मटेरियल या फिर मैं कहूँ जेनेटिक मटेरियल दोनों मूव कर रहे हैं। तो इस पाथ को हम कह देंगे यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। इस पाथ का नाम क्या हो गया, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। एक बार वापस से स्टार्टिंग से देखते हैं कि किडनी पे टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या कर रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म बना, स्पर्म फिर आगे मूव कर रहा है, कौन लेके जा रहा है, वासा इफ्रेंशिया। कितने हो गए, 10 से 12। कहां पर लेके जाएगा, किडनी के अंदर। एक कैनाल होगी, कैनाल का नाम क्या है, बिडर्स कैनाल या फिर बाइडर्स कैनाल। ये सारे स्पर्म बाइडर्स कैनाल में आ गए। फिर बाइडर कैनाल से होते हुए कहाँ जाएंगे, इसके कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से निकलते हुए रास्ते में मिलेगा यानी कौन, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन मिलेगा। फिर यूरेटर से होते हुए सब आगे पास हो रहे हैं, किधर जाएंगे, क्लोइका की तरफ। क्लोइका की तरफ तो जा रहे हैं, पर जो यूरेटर स्पर्म और यूरिन दोनों को लेके जा रहा है, नाम क्या हो गया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। स्पर्म आ जाएंगे कहां पर, क्लोइका में, और फिर क्लोइकल एपर्चर से बॉडी के बाहर। तो ये हमारे पास हो चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक साइड पे हमने किडनी वाला पार्ट दिखा है, एक साइड पे हमने इसके रिप्रोडक्शन वाला पार्ट दिखा है। क्वेश्चन ये आ सकता है
कि किसके अंदर जो किडनी है वो फंक्शनली अटैच रहती है इसके सेक्स ऑर्गन्स के साथ, ठीक है। या फिर हम कह दें कि जैसे कि मेल है, मेल में जो किडनी है वो किसके साथ अटैच्ड है, इसके टेस्टिस के साथ, फंक्शनली अटैच्ड है, क्योंकि जो इसके स्पर्म है वो पहले कहाँ एंटर कर रहे हैं, इसकी किडनी में, फिर यूरेटर से होते हुए जा रहे हैं। पर फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में उसकी ओवरी अलग से काम करती है और उसकी किडनी अलग से काम करती है, दोनों बस साथ में से अटैच रहते हैं, पर जो गैमेट्स है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो गैमेट्स थे, जो स्पर्म थे, वो टेस्टिस से बन के किस में गए, पहले किडनी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वही सबसे पहले इसके पास किडनी प्रेजेंट है, कितनी होगी, वन पेयर। तो यहाँ पर प्रेजेंट है इसकी किडनी, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट है इसके पास ओवरी, ओवरी भी कितनी होगी, वन पेयर, तो एक इधर और दूसरी इधर। इसकी ओवरी किडनी के ऊपर अटैच्ड है, तो वही अटैच करने के लिए कुछ फाइबर्स लगेंगे या फिर कुछ टिश्यूज लगेंगे। यहाँ पर ये मैंने कुछ फाइबर या टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर बना दिए। हमने मेल में कहा था उसे मीजोरकियम, यहाँ पर हम कहेंगे मीजो ओवेरियन, ठीक है, इसे कहेंगे मीजो ओवेरियन। ठीक है, तो ये मीजो ओवेरियन क्या कर रहे हैं, ओवरी को किडनी के ऊपर अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर किडनी के ऊपर वही एड्रेनल कैनाल होगी, तो यहाँ पर ये हो गई एड्रेनल कैनाल, और किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ये फैट बॉडीज। अब बेटा जो इसकी किडनी है उसमें वापस से ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन को ये डक्ट लेके जाएगी कहाँ पर, क्लोएका पे। तो इस डक्ट का नाम क्या हो गया, यूरेटर। यूरेटर कितने इसके पास, दो, ठीक है, एक इधर वाली किडनी का और दूसरा साइड वाली किडनी का, ठीक है। और दोनों किस में आके ओपन हो रहे हैं, इस कॉमन ओपनिंग के अंदर, नाम क्या है इसका, क्लोएका। और क्लोएका की ओपनिंग का नाम क्या होगा, क्लोएकल एपर्चर। और जैसा मेल में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट था, यहाँ पर भी प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। तो सबसे पहली चीज, कितनी किडनी, दो, कितनी ओवरीज, दो, दोनों की दोनों अटैच है किस पे, किडनी पे, किसकी हेल्प से, मीजो ओवेरियन की हेल्प से। दोनों किडनी से निकल रहा है कौन, यूरेटर, यूरेटर कहाँ जाके ओपन हो रहा है, इसके क्लोइका के अंदर। क्लोइका की ओपनिंग क्या है, क्लोइकल अपर्चर, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। ये तो इसकी नॉर्मल बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं और गैमेट्स किस तरीके से आगे पास हो रहे हैं। तो बेटा इसकी जो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर प्रेजेंट है इसके एग्स, ठीक है, या फिर हम कहते हैं ओवा। तो यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है इसके ये ओवा। अब ये ओवा जो है रिलीज किए जाते हैं इस कैविटी में, ठीक है, इसके ओवा रिलीज कर दिए गए कहाँ पर, इस कैविटी के अंदर। अब ये टॉपिक वैसे तो यहाँ दे रखा है, पर इसका एक क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ जाता है कि ह्यूमन में जो एग है वो कहाँ रिलीज किया जाता है, या फिर मैं कहूँ ह्यूमन में जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ रिलीज किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पर फिमरे मिल जाए, कहाँ पर फेलोपियन ट्यूब मिल जाए, पर बेटा वो उसका आंसर नहीं होगा। ह्यूमन के अंदर भी जो एग का फॉर्मेशन होता है उसे बाहर कैविटी में रिलीज किया जाता है, यानी कि सीलोम में रिलीज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग ने जो इसकी ओवरी से एग निकले वो कहाँ पर रिलीज हुआ है, ये बाहर जो कैविटी थी उसमें, यानी कि सीलोम के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर भी जो एग है उसको सीलोम में रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, एग आ चुके हैं सीलोम में। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या फिर कुछ डक्ट्स है, यहाँ पर ये डक्ट्स क्या करती है, एग्स को लेती है और एग्स को लेके जाएगी कहाँ पर, इसके क्लोएका की तरफ। तो इनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो फनल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम कह रहे हैं ओवेरियन फनल, ठीक है, फनल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, नाम है इसका ओवेरियन फनल। और बेटा ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टियम। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ओवा है वो एंटर करता है इस ओस्टियम में, और ओस्टियम से जाता है किसमें, ओवेरियन फनल में। अब ये जो ओवेरियन फनल है आगे एक्सटेंड होती है और कहां तक जा रही है, क्लोएका तक।
तो जैसे कि ह्यूमन के अंदर फेलोपियन ट्यूब ओवा को लेके जाती है, तो ये भी वही काम कर रही है, तो हम फेलोपियन ट्यूब को एक और नाम क्या देते हैं, ओविडक्ट, तो इसको भी नाम दे देंगे ओविडक्ट। ठीक है, ओवा को लेके जा रही है, ठीक है, नाम हो गया इसका ओविडक्ट। अब ये जितने भी ओवा इस ओविडक्ट से होते हुए जाएंगे वो डायरेक्ट जाके क्लोएका में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लोएका में जाने से पहले एक पाउच रहेगा, ठीक है, उस पाउच के अंदर ये सारे ओवा स्टोर हो जाएंगे, तो इस पाउच को हम कहेंगे ओवी सेक। यहाँ पर ये जो पाउच दिख रहा है आपको, मिनट, ये जो पाउच दिख रहा है इसे हम कहेंगे ओवी सेक, ठीक है। सेक मतलब क्या, कट्टे जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओवा भरा हुआ है, तो ये जितने भी ओवा ऊपर से आ रहे हैं सब आके इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, इधर भी हो जाएंगे, इधर भी हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ओवी सेक, ठीक। अब बेटा ओवा यहाँ पर तो आ गए, पर ये बॉडी से रिलीज कब होंगे, तो ये रिलीज होंगे जब मेल जो है को अपने कॉपुलेटरी पैड को फीमेल के ऊपर ऐसे लगा के उसकी बेली को प्रेस करेगा, प्रेस करने पे एग बाहर रिलीज होंगे। जब तक ये एग्स कहाँ रहेंगे, फीमेल की ओवरी सेक के अंदर। तो एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज, ओवरी से एग बने, एग कहाँ है, बाहर कैविटी में, या फिर मैं कह सकता हूँ सीलोम में। सीलोम से एग किधर मूव किए, ओवा कहाँ पे मूव किए, इसके ऑस्टियम में। ऑस्टियम क्या है, ओपनिंग है किसकी, ओवेरियन फनल की। ओवेरियन फनल में गए, ओवेरियन फनल से होते हुए ओविडक्ट, ओविडक्ट से कहाँ पहुंचे, इसके ओवी सेक के अंदर। वहां पर एग्स को स्टोर कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, कब तक, जब तक मेल आके उसकी बेली को प्रेस ना करे और एग बाहर रिलीज ना हो। जब एग यहाँ से ओवी सेक्स से बाहर निकलेंगे तो फिर क्लोइकल एपर्चर से होते हुए बॉडी के बाहर चले जाएंगे। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे बात करते हैं हम कि जो फ्रॉग की किडनी है और ह्यूमन की किडनी है इसमें क्या डिफरेंस है, तो दोनों को देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है इसलिए हमने ये टॉपिक को यहाँ पर अलग से रखा है। पहले हम बनाते हैं ह्यूमन की किडनी। तो बेटा ह्यूमन किडनी कुछ ऐसी रहेगी, ये ह्यूमन किडनी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बाहर वाला है कॉर्टेक्स और अंदर वाला है ये मेडुला, ठीक है। ह्यूमन किडनी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाहर क्या है कॉर्टेक्स और अंदर है मेडुला। मेडुला में कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम नाम दे रहे हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। इनका नाम क्या है, मेडुलरी पिरामिड। अगर हम इसके नेफ्रॉन को देखें तो इसका नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखेगा, ये इसका नेफ्रॉन है। यहाँ पर ऊपर क्या है, ये ग्लोमेरुलस, ये बाउमेन कैप्सूल, यहाँ पर पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये हो गया इसका डीसीटी, और ये है इसका कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारा नेफ्रॉन है जो हमारी किडनी में प्रेजेंट है। हमारी किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉर्टेक्स में और मेडुला में। मेडुला में प्रेजेंट है कौन, मेडुलरी पिरामिड। अब ये हमने हमारी किडनी का ये क्या कहते हैं, लेटरल सेक्शन देखा था, ठीक है। हमने जैसे कि ये किडनी है, इसको ऐसे कट के देखा है, ठीक है, ऐसे काट के इसको देखा है, तो कैसा ये दिखेगा अंदर से। अब सेम हमने फ्रॉग की किडनी को लिया, ऐसे काट के देखा, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं। तो फ्रॉग की किडनी में मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यानी कि जब मैंने फ्रॉग की किडनी को ऐसे काटा
तो पहली चीज तो वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुई, यानी कि उसमें ना कोई कॉर्टेक्स है ना उसमें कोई मेडुला है, मेडुला नहीं है, मेडुलरी पिरामिड भी नहीं है। और उसका जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसका नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा उसका नेफ्रॉन है। अब इस नेफ्रॉन में क्या क्या है, सिर्फ ग्लोमेरुलस और यहाँ पर ये बाउमेन कैप्सूल, और नीचे प्रेजेंट है इसका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। और इसकी किडनी में यहाँ पर ये जो आपको गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इसके नेफ्रॉन ही है। नेफ्रॉन का एक और नाम होता है यूरिनो पैरस ट्यूब्यूल। तो ये डिफरेंस हो गया इसकी किडनी में और हमारी किडनी के बीच में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या फ्रॉग की किडनी में मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट है, तो आंसर है नहीं, नहीं होते। ठीक है, क्या फ्रॉग की किडनी दो पार्ट में डिवाइड है, कॉर्टेक्स और मेडुला में, नहीं है। क्या फ्रॉग की किडनी के पास जो नेफ्रॉन है उनमें पीसीटी और डीसीटी है, नहीं है। लूप ऑफ हेनले, नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है कि हमारे पास भी बाउमेन कैप्सूल है, इसके पास भी बाउमेन कैप्सूल है, ठीक, और ग्लोमेरुलस दोनों के पास। आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे। अब बेटा ये पॉइंट्स पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन से उठाए गए हैं। तो पहली चीज कि फ्रॉग के अंदर जो वॉइस है वो कौन प्रोड्यूस करता है, मेल। ठीक है, तो यहाँ पर मेल जो है एक वॉइस प्रोड्यूस करता है, उस वॉइस का नाम क्या है, क्रॉकिंग साउंड। ठीक है, क्रॉकिंग साउंड कब प्रोड्यूस करेगा, मेटिंग के टाइम पे। क्यों करेगा, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। किससे करता है कि जो मेल है उसके यहाँ नीचे की साइड पे वोकल सैक प्रेजेंट होता है, तो ऐसे उसको फुलाता है, फिर उसमें से साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लेक्सिस। एम्प्लेक्सिस का है या फिर सूडो कॉपुलेशन है। अब बेटा मीटिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो फीमेल है वो अपने कॉपुलेटरी पेट से फीमेल की बेली को ऐसे अटैच हो जाता है, फीमेल की बेली के ऊपर, या फिर मैं कहूँ फीमेल की डॉर्सल साइड पे खुद को ऐसे अटैच कर लेता है और उसकी बेली को प्रेस करता है। प्रेस करने पे फीमेल से जो एग्स है वो रिलीज होते हैं। एग्स फीमेल की बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं, और मेल जो है उनके ऊपर अपने स्पर्म को स्प्रे कर देता है या फिर रिलीज करता है। तो ऐसा लगता है कि कॉपुलेशन हो रहा है, पर वो रियल कॉपुलेशन नहीं, हम उसको कहते हैं सूडो कॉपुलेशन या फिर एम्प्लेक्सिस। इसलिए तो कॉपुलेटरी पैड का एक और नाम था एम्प्लेक्सरी पैड। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि कितने ओवा रिलीज हुए। तो बेटा यहाँ पर पहली चीज तो कि जो ओवा है ओवी सैक के अंदर थे, जब तक मेल उसकी बेली को प्रेस नहीं करेगा ओवा रिलीज नहीं होंगे। तो क्या हो गया, इंड्यूस किया गया है, तो ओवा रिलीज किसी प्रोसेस, इंड्यूस्ड प्रोसेस है। तो ओवा रिलीज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। और एक बार में अराउंड 2500 से 3000 एग, यानी 2500 से 3000 एग्स को रिलीज किया जाता है। और ये जितने भी एग्स है सब साथ में चिपके रहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि अगर अलग अलग रहेंगे तो भाई वो इधर उधर बिखर ना जाए। तो क्या किया, जेली लाइक सब्सटेंस में सबको साथ में बांध के रखा हुआ है। तो ये एग हो गए, कितने हैं, 2500 से 3000 इसके पास एग्स है, और किसमें प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर। नेक्स्ट है कि जब ये एग बॉडी से बाहर आ गए तो मेल इनके ऊपर क्या रिलीज करता है, स्पर्म। तो यहाँ पर मेल रिलीज कर देगा स्पर्म। फिर नेक्स्ट है कि बेटा जब एग भी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, स्पर्म भी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, यानी कि दोनों को फर्टिलाइजेशन हुई है, पर कहाँ, बॉडी के बाहर। तो फर्टिलाइजेशन कैसी हो गई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से बनेगा लार्वा। यानी कि फ्रॉग के केस में लार्वा प्रेजेंट है, यानी कि फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और इसके लार्वा को कहते हैं हम टेडपोल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट है कि टेडपोल लार्वा और एडल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एडल्ट तो हमने पूरा पढ़ लिया, तो टेडपोल के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं।
क्योंकि अगर टेडपोल के पॉइंट याद रहेंगे, एडल्ट हमने पढ़ लिया, तो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास टेडपोल है और इधर एडल्ट। पहली चीज कि जो टेडपोल है छोटा सा होता है, मछली जैसा दिखता है, ये एकदम छोटा सा। फिन्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास और काम रहता है ये पानी में, यानी कि एक्वेटिक है, तो फिश लाइक है, एक्वेटिक है। और बेटा नेक्स्ट है कि ये एल्गी वगैरह खाता है, ठीक है, यानी कि कैसा है, हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस से क्या खा रहा है, एल्गी खा रहा है। अब जो एडल्ट है वो क्या खा रहा था, इंसेक्ट्स खा रहा था, यानी कि वो तो कार्निवोर था और ये हर्बीवोर है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है किसकी इंटेस्टाइन बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है, हर्बीवोर की इंटेस्टाइन बड़ी होती है, कंपेयर करें हम उससे किससे, कार्निवोर से। तो यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइन लार्ज है और एडल्ट की इंटेस्टाइन स्मॉल है। नेक्स्ट है, फिश जैसा है तो इसके पास फिन्स प्रेजेंट है, पानी में है, गिल्स भी प्रेजेंट है, एडल्ट के पास गिल्स नहीं है। क्या होंगे भाई, एक तो वो अपनी स्किन से गैसेस एक्सचेंज करेगा, अपनी बकोफेरेंजियल कैविटी और उसके लंग्स से गैसेस का एक्सचेंज कर लेगा। नेक्स्ट है कि बेटा पानी में प्रेजेंट है, चारों तरफ पानी है, तो जो अपना वेस्ट रिलीज करेगा, तो वेस्ट कौन सा है, अमोनिया। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। तो क्या हो गया है, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और वही बात करें हम एडल्ट की, तो एडल्ट का है, जमीन पे है, जमीन पे है, पानी की कमी है, पानी की कमी है तो पानी को बचाएगा, पानी को बचाने के लिए उसने अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरिया के अंदर। तो ये क्या हो गया, यूरियोटैलिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग के बीच में। एडल्ट का तो हमने सारा पढ़ लिया, टेडपोल में बस इतने से पॉइंट याद रखने। तो हमारे पास फ्रॉग के जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको बस एक काम करना है कि एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है, क्योंकि इतना करने के बाद एनसीईआरटी का तो एक भी डाउट नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम इसके पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लेंगे। जब पीवाईक्यूज हो जाएंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कोई सा भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, और हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर, तो जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।